edu.insight में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में और उसकी अचीवमेंट्स के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। दुर्भाग्यवश हमें उसके प्रारंभिक जीवन और वंश के संबंध में कुछ भी निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का राजा था। वो एक अन्य राजा से लड़ते हुए मारा गया था। उस समय उसकी रानी, जो कि गर्भवती थी, पाटलिपुत्र में अपने भाई के पास चली गई थी। यहाँ पर उसने 345 ईस्वी पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम बाद में चंद्रगुप्त रखा गया। बालक की रक्षा के लिए उसे एक ग्वाले के सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात उसका पालन पोषण एक शिकारी ने किया। एक दिन जब वो बालक कुछ अन्य बालकों से मिलकर एक शाही खेल खेल रहा था, तो अचानक से कौटिल्य, या कि जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने इस बालक को उस शिकारी से खरीद लिया और तक्षशिला ले आया। यहाँ पर उसने चंद्रगुप्त को 7-8 वर्षों तक सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की। कौटिल्य तक्षशिला नगर के एक ब्राह्मण का पुत्र था। एक बार जब वो नंद शासक के दरबार में पाटलिपुत्र गया, तो उसने कौटिल्य का भारी अपमान किया। उस समय कौटिल्य ने भरे दरबार में ये प्रतिज्ञा की कि वह नंद वंश को समाप्त करके ही सुख प्राप्त करेगा और सुख की सांस लेगा। उस समय कौटिल्य ने भरे दरबार में यही प्रतिज्ञा की थी। उसकी ये प्रतिज्ञा उस समय पूर्ण हुई जब उसने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य का सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। एक अन्य विचार के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपना बचपन तक्षशिला में नहीं अपितु पाटलिपुत्र में व्यतीत किया था। युवा होने पर उसने नंद दरबार में नौकरी कर ली। अपनी योग्यता के फलस्वरूप वो शीघ्र ही एक उच्च सैनिक पद पर भी पहुंच गया। एक दिन किसी बात पर नाराज होकर नंद शासक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो स्थान स्थान पर घूमता तक्षशिला पहुंचा, जहां पर उसकी भेंट कौटिल्य से हुई। वो पहले ही नंदवंश के विरुद्ध था, इसलिए उन दोनों ने नंदवंश का विनाश करने के लिए संयुक्त प्रयास करने शुरू कर दिए। इसी संबंध में चंद्रगुप्त तक्षशिला में सिकंदर से मिला और उसे नंद राजा पर आक्रमण करने का परामर्श दिया। सिकंदर को चंद्रगुप्त का अहंकारी व्यवहार पसंद नहीं आया और उसने उसे मारने की आज्ञा दे दी, किंतु वो किसी प्रकार बच निकलने में सफल हो गया। चंद्रगुप्त के वंश के संबंध में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि चंद्रगुप्त नंद वंश का एक राजकुमार था। उसकी मां का नाम मूरा था, जो शूद्र जाति की एक महिला थी, इसलिए चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य पड़ गया था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त क्षत्रिय जाति से संबंधित मौर्य वंश से था। इस वंश के लोगों को हिमालय के एक ऐसे भाग में शरण लेनी पड़ी थी जहां पर बहुत मोर पाए जाते थे। इस कारण से ये लोग मौर्य कहलाए। चंद्रगुप्त की उपलब्धियों की या उसकी जो अचीवमेंट्स है, उनकी अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण योगदान था। मौर्य साम्राज्य से पूर्व भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उसमें राजनीतिक एकता का बहुत ज्यादा अभाव था। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर यूनानियों ने भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धिमत्ता और अथक प्रयासों से बहुत से प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त एक महान विजेता सिद्ध हो गया था। अगर उसकी विजयों की हम बात करते हैं तो उसकी सबसे पहली विजय थी पंजाब की विजय, जो कि उसने 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य की स्थापना करने के लिए सबसे पहले उत्तर पश्चिम में स्थित पंजाब की ओर ध्यान दिया। 325 ईसा पूर्व जब सिकंदर भारत से लौट गया, तो उसके द्वारा विजित क्षेत्रों में अराजकता फैल गई थी। पंजाब में सिकंदर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि फिलिप्स की हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति से लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उसने बड़ी सरलता से पंजाब पर अधिकार कर लिया और उसे यूनानियों की दासता से मुक्त करवाया। इस प्रकार पंजाब की विजय चंद्रगुप्त मौर्य की एक महान सफलता सिद्ध हुई। और उसकी अगली विजय की अगर हम बात करें तो वो थी मगध की विजय, जो कि 321 ईसा पूर्व में उसने प्राप्त की थी। पंजाब की विजय से प्रोत्साहित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना ध्यान मगध की ओर किया। वो भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय मगध का राजा घनानंद था। वो अपने अत्याचारों के कारण प्रजा में बहुत ही ज्यादा
कुख्यात हो चुका था। इसके अतिरिक्त उसने चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य परामर्शदाता कौटिल्य का भी अपमान किया था। इन कारणों से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मगध पर भी आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के संबंध में बहुत सारे प्रमाण तो नहीं है और हमें इतिहास से कोई विशेष जानकारी भी प्राप्त नहीं हो सकती है, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि दोनों राजाओं में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारी संख्या में सैनिक हताहत हुए थे। ये भी कहा जाता है कि इस युद्ध में घनानंद और उसके परिवार के एक अन्य सदस्य भी मारे गए थे, परंतु जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को क्षमा कर दिया था और मगध छोड़कर जाने की अनुमति दे दी थी। और आगे जो उसकी लड़ाई है तीसरी, वो है सेल्यूकस से युद्ध, जो कि 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई सेल्यूकस के साथ हुई। सेल्यूकस सिकंदर का एक महान सेनापति था। उसने पश्चिम और मध्य एशिया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अपने राज्य का और विस्तार करने के लिए सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर लिया। इस लड़ाई में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया। दोनों के मध्य हुई संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपने 4 प्रांत, जिसमें कि काबुल, कंधार, हिरात और बलूचिस्तान थे, चंद्रगुप्त को सौंप दिए। उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और उसके दरबार में मैगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा। चंद्रगुप्त ने सम्मानार्थ 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए। ये चंद्रगुप्त की एक महान विजय थी। इस विजय से उसकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई थी। दूसरी अन्य विजयों की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की अन्य जो लड़ाइयाँ थी जो कि उसने लड़ी थी, निश्चित रूप से कुछ भी कहना इस बारे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, परंतु ये अनुमान ज़रूर लगाया जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम में सौराष्ट्र और दक्षिण में मैसूर तक के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था और चंद्रगुप्त ही ऐसा पहला शासक माना जाता है इतिहास का जिसने कि एक केंद्रीकृत राज्य जो था उसकी स्थापना की थी। और सबसे पहले भारत में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अगर किया है किसी ने तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उस समय पाटलिपुत्र की गणना एशिया के सबसे बड़े नगरों में की जाती थी। उसकी अगर अंतिम दिनों की अगर हम बात करें, उसकी मृत्यु की बात करें तो जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के जो आखिरी दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसने 24 वर्ष तक शासन करने के पश्चात संन्यास धारण कर लिया था और राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी। इसके बाद वो अपने गुरु भद्रबाहु को साथ लेकर मैसूर चला गया। यहाँ उसने श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। ये घटना 298 ईसा पूर्व की मानी जाती है। तो edu.insight में आज बस इतना ही। इसी तरह से इतिहास से जुड़ी इसी प्रकार की जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए edu.insight के साथ।